नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com और आप सभी का PECC 102 मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स 1 के रामानुजन बैच में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग आपके क्रैश कोर्स के यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इन्होंने कौन कौन से टॉपिक आपको दिए हैं इसमें पढ़ने के लिए। और इसमें हम लोग 6.0 को डिस्कस नहीं करेंगे, 6.1 को भी डिस्कस नहीं करेंगे, 6.7 और 6.8 को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम अपने क्रैश कोर्स में इंक्लूड करें, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। अगर मैं दिसंबर 22 के रिकॉर्ड की बात करूं तो दिसंबर 22 में 6 मार्क्स का पेपर आपका इस यूनिट से आया था। क्वेश्चन नंबर था 7 का बी पार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग जून 23 के पेपर को देखें तो यहाँ से 12 मार्क्स का पेपर आपका आया था। क्वेश्चन नंबर था 5th, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दिसंबर 23 को, तो दिसंबर 23 में भी यहाँ से 12 मार्क्स का पेपर आया था और क्वेश्चन नंबर था आपका 7, ठीक है। और इसके बाद जून 24 में अगर हम लोग देखते हैं, जून 24 में भी यहाँ से 12 मार्क्स का पेपर आया था और क्वेश्चन नंबर आपका आया था अगेन 7, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग दिसंबर 24 की बात करते हैं तो दिसंबर 24 में भी यहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर आया था 7। यानी अगर हम लोग यहाँ से देखें तो पिछले कुछ सालों में रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को अपने क्रैश कोर्स में करेंगे, इस यूनिट को करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट 6.2 को। कंसेप्ट का नाम है आपका सीक्वेंसेस। देखिए, आप जब इग्नू के स्टडी मटेरियल को देखोगे तो इग्नू के स्टडी मटेरियल में इस कंसेप्ट पे पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और अगर हम इग्नू के तरीके से इग्नू के स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमारे सर के ऊपर से चली जाती हैं। एक और बात, आप में से कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर हमारी अभी बुक्स इग्नू से नहीं आई है तो हमें क्या करना है, कब आएंगी बुक। देखो, इग्नू से बुक आने का कुछ सर्टेन नहीं है, वो कब आएगी। जब तक बुक नहीं आ रही है तब तक आप एक काम करिएगा, आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे टाइप करिएगा ई ज्ञान कोर्स और आपका जो प्रोग्राम कोड है BAECH, इसको डाल दीजिएगा और आपका स्टडी मटेरियल आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हम इग्नू के स्टडी मटेरियल का जो सीक्वेंस है उसको आप देखोगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट एक पैराग्राफ में समझा दिया है। हमने हमारे नोट्स में क्या करा है, क्रैश कोर्स के नोट्स में इस पूरे पैराग्राफ को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। टॉपिक कौन कौन से हैं वो आप आपकी स्क्रीन पर देख लो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स इकोनॉमिक्स में, उसके बाद सीक्वेंस के टाइप, उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ेंगे और उसके बाद है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम क्रैश कोर्स में नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि सीक्वेंस होती क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब सीक्वेंस को समझने से पहले आप एक बात और समझ लो कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज का ये जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस यूनिट में, ये मैथ की किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है आपके रियल एनालिसिस, उससे बिलोंग करते हैं। आप जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद MA इकोनॉमिक्स में करोगे, अगर इग्नू से करते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है MEC 203। तो MEC 203 में रियल एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट एक ब्लॉक है। यूनिट 13, 14, 15 आपको दोबारा वहाँ रियल एनालिसिस दोबारा पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज आपकी वहाँ भी काम आएगी। तो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग सीक्वेंस क्या होती है, एक तो तरीका पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, उसको समझा दिया और आपने रट लिया। लेकिन ऐसा आप एक डेफिनेशन रट सकते हो, इतना बड़ा सिलेबस आप नहीं रट सकते हो, सारी चीजें हमें समझनी ही पड़ेगी। और अगर हम चीज को ठीक तरीके से समझ जाएंगे तो डेफिनेशन को आप खुद भी बना सकते हो, डेफिनेशन याद करनी ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है।
रियलिटी में होता क्या है, सीक्वेंस आपके लिए कोई नई बात नहीं है, सीक्वेंस को आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो। हाँ, आपको ये पता नहीं था ये जो चीज हमारे आंखों के सामने से जा रही है, जो रोज हम अपने निजी जीवन में चीजों को देख रहे हैं, सीक्वेंस है। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझिए। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में मिल्क लेते हैं। अब मिल्क अगर आप देखोगे तो गांव में तो ताजा दूध मिल जाता है, आपको भैंस से निकाला और आपने गर्म करके उबाल करके उसको पी लिया। लेकिन अगर हम दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पे हम थैली वाला दूध पीते हैं। बहुत सारी कंपनियां अमूल का दूध, अब बहुत सारी कंपनियां दूध बेचती है, उसमें से कंपनी अमूल भी है। तो अमूल को अगर आप देखोगे तो उसमें मिल्क की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जैसे फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एक मिल्क आता है अमूल गोल्ड, है ना। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो अभी करंट में इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 69 रुपीज पर लीटर। इससे पहले था 68, इससे पहले था 66, इससे पहले था 64, इससे पहले था 61। और आगे भी कंपनी क्या करेगी, इस तरह से अपने प्राइस को टाइम टू टाइम इंक्रीज करती रहेगी। तो हमारे पास ये जो मैंने कुछ नंबर लिखे हैं बेसिकली सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस की बात करें तो इसके लिए आपको ये नंबर्स को समझना पड़ेगा। ये नंबर है और एक के बाद एक के बाद एक नंबर आए जा रहा है। जब एक के बाद एक के बाद एक नंबर आता जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसको सीक्वेंस। तो आप कह सकते हो सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, यानी एक के बाद एक नंबर आता जा रहा है। अब हमें क्या करना होता है इकोनॉमिक्स में, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम किसी भी चीज के पास्ट रिकॉर्ड को देख के फ्यूचर में उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। इससे पहले भी देखो कुछ प्राइस होगा, बट अगर हम यहाँ से मान लेते हैं, इनिशियली हमने मान लिया 61 था प्राइस, तो 64 कैसे आया, कंपनी ने 3 रुपए बढ़ा दिए, 64 आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे 64 था, कंपनी ने फिर 2 रुपए बढ़ा दिए, प्राइस इतना हो गया। फिर कंपनी ने क्या करा, फिर 2 रुपए बढ़ा दिए, प्राइस इतना हो गया। उसके बाद फिर कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिए, 1 रुपया प्राइस बढ़ा दिया, क्या हो गया, 69 हो गया। ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे प्राइस कैसे चेंज होगा, प्राइस कितना इंक्रीज होगा। देखिए मिल्क का तो आप आइडिया नहीं लगाओ तब भी चल जाता है, पर रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे गोल्ड। बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, स्टॉक में करते हैं। तो हमें उसकी सीक्वेंस देखनी पड़ती है। जब तक हम सीक्वेंस को एनालाइज नहीं करेंगे, किस कंपनी का स्टॉक बढ़ गया है, किसका घट गया है, तब तक हम लोग सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए सीक्वेंस की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है, हमारे लिए जो चेंज हो रहा है कि भाई इतना प्राइस बढ़ रहा है, ये मायने रखता है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही हम लोग फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं। अब जैसे 61 हमारी इस सीरीज में आप देखोगे तो सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर है, आप इसको बोल सकते हो कि फर्स्ट टर्म है। हम लोग सीक्वेंस में हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको डिनोट कर देते हैं A1 से। इसी तरह से अगर हम 64 को देखें तो ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म, इसको हम डिनोट करेंगे A2 से, ऐसे ही थर्ड, और ऐसे ही आपकी फोर्थ, और ऐसे ही आपकी फिफ्थ। अब सीक्वेंस को लिखने का एक जो जनरल तरीका होता है वो तरीका ये होता है, हम सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं AN इजिकल टू A1 A2 A3 कोमा डॉट 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 AN। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड, और ये हो गई आपकी nth टर्म। तो मोटे तौर पे मैंने अभी तक तो आपको ये बता दिया है सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर, जिसको आमतौर पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब आगे क्योंकि हम लोग जब बुक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, थ्योरी भी एग्जाम में आती है, डेफिनेशन भी देनी होती है, तो कुछ नोटेशंस हैं। उन नोटेशंस को आप एक बार समझ लीजिए कि जब नोटेशंस आएंगे तो कैसे होंगे, इनको आप नोट कर लीजिए पहले। हम लोग आगे सीक्वेंस को अच्छे तरीके से समझ पाए, इसके लिए कुछ नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोटेशंस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है XT, इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, इस नोटेशन को आप कैसे
समझोगे। इस नोटेशन का मतलब है x की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होगी, x2 होगा, x3 होगा, डॉट डॉट डॉट, और ये xt तक चलेगा। यहाँ पे आपका जो x1 है ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसी तरह से सेकंड है, और ये आपकी लास्ट है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है xt 0 से लेकर t तक, तो इसका मतलब है x0, x1, x2 डॉट 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 xt। यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपके सेकंड, और इस तरह से ये आपकी लास्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है xt 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब है x0, x1, x2, x3, x4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रही है? तो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये कहाँ तक जाएगी? ये इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि जैसे ये तो t था, तो यहाँ t नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो ये चलती रहेगी। इसमें ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, लास्ट इसमें कुछ है ही नहीं, चलती जा रही है तो चली जा रही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x को हटा देते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2n, और इसके नीचे लिखा है n इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, और 1 से ग्रेटर यानी 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 डाल दूं, मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 डाल, सॉरी n की वैल्यू 2 डाल दूं, n की वैल्यू 3 डाल दूं, n की वैल्यू 4 डाल दूं, ये डॉट 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 चलता रहेगा। ये भी कहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। कहाँ तक जाएगी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वो चलती रहेगी। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 16, 32 से अगला, और इस तरह से चलता रहेगा। तो मैंने आपको नोटेशन बता दिया है। अब देखिए एग्जाम में अगर आपकी डेफिनेशन आती है, जो कि आई हुई है एक बार पहले, काफी 4-5 साल पहले, 4-5 साल नहीं, हाँ 4-5 साल पहले डेफिनेशन आई थी सीक्वेंस की। तो अब होता क्या है एग्जाम में, कई बार तो डेफिनेशन का जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आ गया। तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमें जो डेफिनेशन देनी होती है उसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में हम किसी भी चीज को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप किसी भी बात को बिल्कुल वैसे लिख दो जैसे कि आम आदमी बोलता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आम आदमी जिस तरीके से बोलता है उस बात को आप कन्वर्ट कर दो मैथ की लैंग्वेज में। जैसे आपकी हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स की भी अपनी एक भाषा है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम जब किसी भी चीज को समझाते हैं तो उसको हमें मैथ की भाषा में भी समझाना होगा। ये बिल्कुल इस तरीके से है, अगर आप हिंदी में कही गई किसी बात को इंग्लिश में कहते हो तो आपको हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में बदलना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम किसी भी चीज को मैथ में लिखते हैं तो हमें, अगर वो इंग्लिश की है तो इंग्लिश को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथ में, हिंदी की है तो हिंदी को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथ में। तो डेफिनेशन को हम 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि एक आम आदमी की भाषा में आप समझा दो, लिख लो। उसमें तो आप सीधा सीधा जो मैंने अभी पीछे लिखा था वो आप लिख दोगे, ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स। ये मैंने आपको भी समझा दी थी। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल दे दो। तो आप कोई भी सीक्वेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी नंबर का पैटर्न बना दो और पैटर्न को लिख दो। जैसे मैंने एक पैटर्न लिख दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये है एक सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। आपका जो 2 की टेबल में नंबर आते हैं ना, इन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 3 5 7, ये भी एक पैटर्न है।
ये क्या है आपका, ये सीक्वेंस है ऑड नंबर का। तो आपने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, आपकी डेफिनेशन हो गई। अब ये डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स दे सकती है, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं दे पाएगी। 3 या 6 मार्क्स के लिए आपको उस डेफिनेशन को मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा। हमको ये डेफिनेशन मैथमेटिकली भी लिखनी पड़ेगी। अब जब हम मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो फिर हमें इसकी थोड़ी जड़ में जाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा भाई ये 2, 4, 6, 8 कैसे आ रहा है, इसका पैटर्न कहाँ से आया है। तो इसके पैटर्न का एक कहीं ना कहीं इसका कोई जन्मदाता है, इसका कहीं से जन्म हो रहा है। जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल, और ये हो गई आपकी y की वैल्यू, है ना। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे आ गया 2, मैं डाल देता हूँ 2, तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ डाल दिया मैंने 3, तो ये आ गया मेरा 6, x की वैल्यू मैंने डाल दी 4, तो ये आ जाएगा हमारा 8, x की वैल्यू मैंने डाल दी 5, तो ये आ गया 10। तो इसका मतलब है ये आपको जो सीक्वेंस मिली है ना, ये इस इक्वेशन से मिली है। तो आपको ये बात समझनी है, जब भी आपको कोई सीक्वेंस मिलती है वो सीक्वेंस किसी ना किसी इक्वेशन से आ रही है। अब दुनिया में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, हम लोग ये मान लेते हैं ये इक्वेशंस का अपना एक संसार है। ये है एक इक्वेशन, इसका नाम है E1, ये है एक इक्वेशन, इसका नाम है E2, ये एक इक्वेशन E3। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो आपकी अनगिनत इक्वेशंस होंगी, ठीक है। इन इक्वेशंस में से कुछ ऐसे इक्वेशंस होती हैं जिन इक्वेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिए, फंक्शन भी एक इक्वेशन ही होती है, बट हर इक्वेशन को फंक्शन नहीं कह सकते हो। कोई पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन होती है जिसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। हमारा एक और चैनल है एमए इकोनॉमिक्स वाला, पहले हम एमए इकोनॉमिक्स को ही पढ़ाते थे, अभी हमने बाद में चैनल बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप इकोनॉमिक्स ओनर्स पे भी वीडियो बनाओ, तो उसके लिए हमने चैनल ही एक नया बना दिया eco.com के नाम से। तो आप लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप देख लीजिएगा फंक्शन क्या होता है। तो इसके बाद देखो एक चीज और भी है, मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन सीधी लिख के आपको रटवा भी सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अब आज रटोगे कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, समझ लोगे तो जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, साथ में किसी को समझा भी पाओगे। आपका कोई छोटा भाई होगा, बहन होगा, कोई रिलेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ये सारी चीजें स्कूल में भी काम आती हैं। फंक्शन तो 11th क्लास में, सीक्वेंस 11th क्लास में, 10th क्लास में भी काम आता है, तो आप किसी को बता पाओगे, है ना। इसी तरीके से फंक्शंस का भी अपना एक संसार होता है। ये फंक्शन है, एक फंक्शन, ये मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन, ये मान लीजिए कोई तीसरा फंक्शन, ऐसे ही यहाँ पे भी अनगिनत फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शंस में से ही कुछ फंक्शन some functions are sequences, इनमें से कुछ फंक्शन सीक्वेंस होते हैं। बहुत सारी तरह की सीक्वेंस होती हैं। तो फंक्शंस का अपना एक संसार है, उन संसार में से कुछ ऐसे फंक्शन है जो सीक्वेंस हैं। आपको यहाँ पे ये पहचानना है कि कौन सा फंक्शन सीक्वेंस है और कौन सा फंक्शन सीक्वेंस नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना, कि किस फंक्शन को आप सीक्वेंस कहोगे या किस फंक्शन को आप सीक्वेंस नहीं कहोगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है ये 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये x ले लिया है, यहाँ पे हमने y ले लिया है। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करो 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4 एंड -4। देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूं यहाँ पे, तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 100,
मैं 1 पुट कर दूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी आपकी 102। मैं -1 पुट कर दूं तो 100 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 100। ये हो गया -2 इज इक्वल टू कितना गया 98। एक सेकंड रुकेगा आप जरा, मार्कर में इंक खत्म हो गई है तो इंक डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये आ गया आपके पास 98, अगर हम यहाँ 2 डाल दें तो ये आ जाएगा आपका 104, -2 डाल दें तो माइनस ये आ जाएगा 96, 3 डाल दें तो आ जाएगा 106, और अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं आपके -3 तो -3 डालने पे आ जाएगा हमारा 94, 4 डालने पे आ जाएगा 108, और ये आ जाएगा आपका 92। ठीक है, तो अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हम लोगों ने क्या करा, x की वैल्यू 0 डाली, 1 डाली, यानी हमने x की वैल्यू 0 भी डाली है, पॉजिटिव भी डाली है और नेगेटिव भी डाली है। ठीक है, अब इसके अलावा हम पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं कोई वैल्यू, जैसे 1.2 डाल दूं, 1.3 डाल दूं। एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल देते हैं, एग्जाम्पल को रियल लाइफ में लेके आ जाते हैं। आपके घर में एक फंक्शन हुआ, अब फंक्शन के बाद जितने भी मेहमान आए थे, मेहमानों को आपको खाना खिलाना है। खाना खिलाने के लिए आपने एक रेस्टोरेंट बुक कराए, तो रेस्टोरेंट ने ये कहा कि जितने भी आपके घर से मेहमान आएंगे, हर आदमी को खाना खिलाने के हम 500 रुपये लेंगे। जितने भी लोग आएंगे, एक आदमी आया 500 रुपये, 2 लोग आए तो 1000 रुपये। कंडीशन ये है कि कम से कम एक इंसान आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊंगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 500 इंटू एक्स। एक्स क्या है? ये आपके नंबर ऑफ गेस्ट है या नंबर ऑफ पर्सन्स मान लीजिए आप। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एक्सपेंडिचर ऑन फूड दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा नीचे लिख देते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। इट इज एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ठीक है, अब समझो यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले ने कह दिया कि भाई 0 गेस्ट नहीं आने चाहिए, तो 0 तो आप यहाँ डाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरी बात है, कभी भी कोई भी इंसान पॉइंट में नहीं हो सकता है और माइनस में भी नहीं हो सकता है, तो आप ये भी नहीं डाल सकते हो, ये भी नहीं डाल सकते। तो आप 1 अगर यहां डालते हो तो ये आ जाएगा 500, 2 डालते हो तो 1000, 2 लोगों को खाना खिलाओगे तो इतना, 3 लोगों को आपने खाना खिलाया तो इतना खर्चा, 4 लोगों को खाना खिलाया तो आपका इतना खर्चा हो गया, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, हमने जो भी वैल्यू पुट करी है, वैल्यू ऑफ एक्स, वो वैल्यू +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ऐसे ही कितने भी मेहमान आप वहां पे लेके जा सकते हो। ना तो वैल्यू पॉइंट में होगी, ना ही माइनस में होगी, ना ही 0 होगी। अगर आप इस तरह की वैल्यू डालते हो तो इनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो वैल्यू एक्स ऑफ एक्स, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। अब x की जो वैल्यू होती है और x की वैल्यू का जो सेट होता है, जैसे हमने ये सेट बना दिया है, सारे नंबर डाल दिए हैं, मैं यहां लिख देता हूं सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, जो कि ये है। x की वैल्यू का जो सेट होता है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। आप इसको इनपुट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि हम यहाँ पे एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जिस फंक्शन में x की जो वैल्यू होगी, यानी जो डोमेन होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन में x की वैल्यू का जो सेट है, यानी जो डोमेन है, जो इनपुट है, वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसे फंक्शन को आप सीक्वेंस बोलते हो। लेकिन इसमें एक बात अभी आपको और समझनी है,
हमने यहाँ पे x की वैल्यू की तो बात कर ली है, y की वैल्यू की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू का जो सेट होगा, जैसे कि यहाँ पे 500 है, 1000 है, 1500 है, यहाँ पे भी हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, वो है इज ए रियल नंबर। y की वैल्यू का जो सेट होगा ना वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और आपकी y की वैल्यू का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं को डोमेन। x की वैल्यू के सेट को क्या बोला जाता है, डोमेन। y की वैल्यू के सेट को क्या बोला जाता है, को। x की वैल्यू के सेट को डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यू के सेट को कोडोमेन, और इसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं, और इसको हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं। आउटपुट क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि हम x की वैल्यू तो अंदर डाल रहे हैं फंक्शन में, जो चीज डाली जा रही है वो क्या है, वो इनपुट है। तो x की वैल्यू को डाला जा रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, y की वैल्यू। तो y की जो वैल्यू निकल रही है, जो वैल्यू बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो x की वैल्यू इनपुट हो गई, y की वैल्यू हो गई आपकी आउटपुट। अब आप डेफिनेशन आप बड़ी इजीली बना सकते हो। मैथमेटिकल डेफिनेशन आप क्या बनाओगे, आप मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाओगे, सीक्वेंस इज ए फंक्शन। सीक्वेंस क्या एक फंक्शन है। क्या आप किसी भी फंक्शन को सीक्वेंस कह सकते हो, नहीं, हम किसी भी फंक्शन को सीक्वेंस नहीं कह सकते हैं। हम उसी फंक्शन को सीक्वेंस कह सकते हैं जहां पे x की वैल्यू को सेट, यानी कि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, और y की वैल्यू का सेट क्या है, रियल नंबर है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन मतलब x की वैल्यू इज ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब +1 +2 +3 ... ठीक है। एंड कोडोमेन मतलब y की वैल्यू का सेट इज ए, मैं इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है, रियल नंबर। तो हमने क्या करा है, ये जो आम आदमी वाली भाषा थी इसको कन्वर्ट कर दिया है मैथ की लैंग्वेज में, कि भाई सीक्वेंस क्या है, ये वैल्यू आई कहां से, ये तो एक फंक्शन से आई थी। ये वैल्यू कहां से आई थी, आई थी y = x से, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, फंक्शन है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है, लेकिन हर फंक्शन को सीक्वेंस हम नहीं कहेंगे, हम उसी फंक्शन को सीक्वेंस कहेंगे जहां पे x की वैल्यू को सेट, यानी कि डोमेन क्या है आपका, डोमेन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और जो y की वैल्यू का सेट है, ठीक है, y की वैल्यू के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होनी चाहिए, वो एक रियल नंबर होने चाहिए। अब मैथ जो लैंग्वेज है ना, वो एक बहुत कमाल की लैंग्वेज है। वो एक ऐसा काम करती है जिसको दुनिया की कोई भाषा नहीं कर सकती है। मैथ एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटा करके लिख सकती है। हम लोग पता है इस इतनी बड़ी लाइन को बहुत छोटा करके लिख सकते हैं, कैसे समझते हैं। फंक्शन लिखने का जो एक जनरल तरीका होता है, जैसे किसी भी चीज को लिखने का एक जनरल तरीका होता है, फंक्शन को आमतौर पर हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन को लिखने का जो कॉमन तरीका है वो ये है, ठीक है। एक और भी तरीका होता है मैपिंग के थ्रू, जहां पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फंक्शन को आप ऐसे भी लिखते हो, ऐसे। अब ये तो हो गया फंक्शन, क्या ये सीक्वेंस है, अभी हमें नहीं पता ये सीक्वेंस है या नहीं है। ये सीक्वेंस तभी हो सकती है जब इसकी डोमेन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर, एक ही बात है, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। तो अगर मैं ये लिखूं कि x की जगह मैं n लिख दूं, और y की वैल्यू यानी कि कोडोमेन, वो क्या है, रियल नंबर, तो मैं यहां लिख दूं रियल नंबर और फिर ये फंक्शन। अब ये सीक्वेंस बन गया है, अब ये फंक्शन सीक्वेंस है। तो हमने जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है ना, इसको बहुत छोटे में आप पता है कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो
sequence is a function काम खत्म। बस इतना सा हमें लिखना है। लेकिन ऐसा क्यों लिखना है वो मैंने आपको सारा समझा दिया। अगर मैं इतना ही समझाता तो फिर आपको चीजें रटनी पड़ती। तो अब मेरे साथ आप एक बार बोलिए, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is positive integers and कोडोमेन इज रियल नंबर। खत्म बात। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। देखिए मैंने बाकी चीजें इरेज कर दी हैं, सिर्फ मैथमेटिकल डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सीक्वेंस को लिखने का जो जनरल तरीका होता है वो ये होता है A1, A2, A3 और A4 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सीक्वेंस को लिखने का एक, मान लेते हैं एन तक हमारी सीक्वेंस चल रही है। तो ये फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में आपकी सीक्वेंस है। सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है? सीक्वेंस बेसिकली वैल्यू होती है y की। सीक्वेंस क्या होता है? y की वैल्यू होती है। मैं इसको यहाँ पे एक बॉक्स में लिख लेता हूँ। an is equal to A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन से जो हमें y की वैल्यू मिली है वो आपकी सीक्वेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये जो सीक्वेंस है क्या है? ये y की वैल्यू है। इट इज वैल्यू ऑफ y। ये आपको जो सीक्वेंस मिल रही है, बट ये वैल्यू आई कहां से? ये वैल्यू जब आपने फंक्शन में x की कुछ वैल्यू डाली है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी x की। आप x की जो वैल्यू डालोगे, जो भी वैल्यू डालोगे, ईच वैल्यू, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगा। वो क्या होगा? नेचुरल नंबर। कॉमा ये है आपका स्मॉल n, ये निशान है आपका, ये साइन है बिलोंग्स टू का, ये है कैपिटल N। इसका मतलब है जो भी नंबर डालोगे नेचुरल नंबर होगा। हमने वर्ड्स में लिख दिया ईच नेचुरल नंबर। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखोगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। अब अगर आप ये नंबर फंक्शन में डालते हो तो फंक्शन आपको क्या देगा? यानी फंक्शन आपको देगा, यानी असाइन करेगा। देना यानी असाइन करना। फंक्शन आपको क्या देगा? फंक्शन दे देगा आपको एक सीक्वेंस, यानी एक रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन के बारे, सॉरी सीक्वेंस के बारे में जितनी भी चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था, जितनी जरूरत थी, आप इस क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में जो आएगी मैंने आपको समझा दी है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये समझ लिया है कि सीक्वेंस क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे सीक्वेंस के इकोनॉमिक्स में क्या एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में आगे की चीजें।